देखिए आपका टीपीए चल रहा था और टीपीए में सेक्शन 13 तक पढ़ाया गया था। इसके बाद आपका यह 14 शुरू किया जाए, यानी कि सेक्शन 14। सेक्शन 14 जब भी आपका पढ़िए, ये आपका धारा 5 से ही कोरिलेट करके पढ़ना है इसको भी। यानी कि आपका धारा 14 फिर एक बार भूमिका बांधी जाए तब आपका टीपीए की धारा 14 में रूल अगेंस्ट परपीचुटी यानी कि शाश्वतता के विरोध में नियम दिया गया है। अब पहले आपको ये समझना है कि जो टीपीए की धारा 14 है, शाश्वतता का मतलब होता क्या है। और धारा 14 शाश्वतता का नियम नहीं बताती, बल्कि शाश्वतता के विरोध में नियम बताती है। अब कैसे ये विरोध करती हैं शाश्वतता का, तो इसके लिए आपका जब भी 14 पढ़िए, अभी डायरेक्ट हम बताएंगे, लेकिन पहले भूमिका देखिए। जब भी धारा आप 14 पढ़िएगा तो पहली धारा 5 पढ़िएगा। 5 के बाद आपका इसका जो अपवाद दिया गया है 13, 14 और 16 पढ़िएगा। इसके बाद आपका 20 पढ़ना है और इसके बाद 19 पढ़ना है, यानी कि 19। कितनी धाराएं आप टीपीए की पढ़ेंगे, कौन सी धारा पढ़ते समय, आपका 14। देखिए अब एक एक करके धारा 5 में ये पढ़ाया गया था कि जो भी संपत्ति का अंतरण होगा, ट्रांसफर होगा, वह इंटरवाइवस होगा, जीवित व्यक्तियों के बीच होगा। अर्थात एक जीवित व्यक्ति या तो दूसरे को या स्वयं को या दूसरे और स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है। जो व्यक्ति संपत्ति का अंतरण कर रहा है वह भी उस समय जीवित हो और जिसको अंतरण किया जा रहा है वह भी उस समय क्या हो, जीवित। लेकिन ये विधि का पूर्ण नियम नहीं है। धारा 13, 14 और 16 में इस नियम का अपवाद दिया गया है, जहाँ की अजन्मे के लिए को नहीं, मैं बताया था, या अजन्मे के फायदे के लिए संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि एक पूर्विक हित का सृजन किया जाए। और आपका जो पूर्विक हित था आपका सेक्शन 13 में भी बताया गया, प्रायर इंटरेस्ट डिटेल में बताया गया था कि पूर्विक हित का मतलब क्या होता है। तो पूर्विक हित सीमित होता है, केवल देख रेख के लिए दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि जब अजन्मा जन्म लेगा तो पूर्ण हित उसे क्या होगा, मिलेगा। तो धारा 13 में हम बताए थे कि आपका अजन्मे के लिए अंतरण बताए थे। और धारा 14 में रूल अगेंस्ट परपेचुइटी यानी कि लगातारता या निरंतरता, या आप कह सकते हैं कि शाश्वतता के विरोध में नियम है। तो शाश्वतता होती क्या है और इसका विरोधी नियम क्या है, तो पहले आपका समझ लिया जाए, ये दो धाराएं निकाल दिया जाए। धारा 14 में भी यही होगा कि अजन्मा कब इंटरेस्ट पाएगा, कब हित पाएगा, तो जन्म लेते ही। तो कौन सी धारा कहती है कि जो अनबार्न पर्सन है वह जैसे ही बर्थ लिया, जीवित भजन, वैसे ही वह हित पाएगा। तो कौन सी धारा कहती है, 20। लेकिन कैसा हित पाएगा, वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित हित, यानी कि पूर्ण हित, यानी कि तत्काल स्वामित्व उसे क्या होगा, मिल जाएगा। तो निहित हित कहाँ बताया गया है, कल आ ही जाएगा ये भी धारा। धारा 19 में बताया गया है। अब निहित हित कल बताया जाएगा कि क्या होता है। अब याद तो नहीं, आज तो बस ये जानिए कि वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब, निहित हित का मतलब हुआ पूर्ण हित, यानी कि स्वामित्व पाएगा। धारा 14 बस एक लाइन ये कहती है कि आप जैसे ही अजन्मा जन्म लेगा
स्वामित्व पा जाएगा, लेकिन कब्जा रोका जा सकता है। तो वह जो पोजीशन है कि अजन्मा इस संपत्ति पर कब्जा या आधिपत्य नहीं पाएगा, तो पोजीशन आप कब तक रोक सकते हैं? स्वामित्व तो तुरंत पा लिया, तो जब तक वह वयस्क न हो जाए तब तक आप उसके कब्जे को रोक सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह मेजर हुआ, जैसे ही वह प्राप्त वय हुआ, वह कब्जा पाएगा। अगर उसके बाद रोका जाता है तो इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि धारा 14 के लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि अवयस्कता तक ही रोका जा सकता है कब्जा, अवयस्कता के बाद नहीं। यानी कि जैसे ही वो वयस्क होगा उसके बाद उसको कब्जा भी मिल जाएगा, रोक सकते हैं कब्जा। अब शाश्वतता पर आइए। ये तो हम नियम बताया आपका, यानी कि शाश्वतता या लगातारता या अनवरतता भी कहिए, या आपका परपीचुटी कहिए, कंटिन्यूटी कहिए। अब ये समस्या है कि आप कितने लोगों को दूरस्थ हित या सीमित हित देते रहेंगे। तो कानून ये कहता है कि आप सीमित हित दीजिए, लेकिन कहीं न कहीं लास्ट में एक जगह आपको निहित हित या पूर्ण हित देना ही होगा आपका। तो कैसे कोई व्यक्ति शाश्वतता बनाए रख सकता है और कैसे उस पर रोक कानून लगाता है, ये हमें देखना है। देखिए भाई, आपका उदाहरण, अब कोई व्यक्ति कैसे शाश्वतता या लगातारता बनाए रख सकता है। यानी कि ये कह सकता है कि भाई आपका वह स्वामी तो था, लेकिन संपत्ति का जब अंतरण कर दिया तो कानून ये कहता है कि अब लालच छोड़िए, अब आपके बस में कुछ नहीं है। जब आप मकान विक्रय कर चुके हैं तो जो खरीदा है उसको भी कुछ अधिकार है। तो आइए शाश्वतता देखा जाए कैसे बनी रहेगी। मैंने संपत्ति एक जगह ही रहे, और संपत्ति आपका क्या, मैंने एक कह सकते हैं संपत्ति आपका। तो देखिए, एक तो धारा 10 में हमें देखना है और एक धारा 14। देखिए कोई व्यक्ति, धारा 10 देखिए, धारा 10 का एक उदाहरण हम देखते हैं। ए ने बी को संपत्ति बेची, लेकिन अगर यह प्रतिबंध लगाता है, शर्त लगाता है कि हे बी, तुम किसी अन्य को इस संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकते। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ए चाहता है कि लगातार या लंबे समय तक यह मकान बी के ही पास रहे। इसी को हम कहते हैं शाश्वतता। इसको भी शाश्वतता, यानी कि ए की ये इच्छा है कि लंबे समय तक ये जो संपत्ति रहे किसके पास बनी रहे, बी के। तो जब बेच दिए हो तो तुम्हारी ये इच्छा कानून मानेगा नहीं। और ए ने जो बी पर शर्त लगाई है, यह शर्त धारा 10 में क्या होगी, शून्य। और बी को अधिकार होगा कि किसी भी व्यक्ति को वह संपत्ति का अंतरण कर सके। एक ये भी शाश्वतता है। दूसरा देखिए, दूसरा जो लगातारता होगी वह कैसे होगी। तो वह ये हो सकती है कि ए ट्रांसफर करता है बी को 5 साल के लिए, सी को 2 साल के लिए, डी को 3 साल के लिए और ई को 4 साल के लिए। उसके बाद कहता है कि जो अजन्मा रहेगा, कौन सा, एफ, जो अजन्मा रहेगा उसको संपत्ति दी जाएगी। तो कहीं न कहीं तो एक जगह आपको क्या करनी पड़ेगी, संपत्ति को वेस्ट करना ही पड़ेगा। और क्या देना पड़ेगा, पूर्ण हित। तो कानून ये कहता है कि आप सभी को सीमित हित नहीं दे सकते। ये जो बी, सी, डी और ई को आप सीमित हित दीजिए, और ये सभी लोग जब आप हित का ट्रांसफर कर रहे हैं जीवित होने चाहिए। लेकिन आप जब पहले अजन्मे को देंगे तो वहां आप सीमित हित नहीं देंगे। ये नहीं कह सकते कि अजन्मा जो जन्म लेगा वो भी 5 साल भोगेगा, उसके बाद अजन्मा, उसके बाद, ये नहीं कह सकते।
आपको कहीं न कहीं एक जगह क्या होना पड़ेगा, स्थिर। तो अगर कह दिया जाए धारा 14 में कि ये जो अजन्मा जन्म लेगा, ये अवशिष्ट हित पाएगा, निहित हित पाएगा, स्वामित्व पाएगा, लेकिन कब्जा कब तक रोका जा सकता है? तो जब तक अजन्मा वयस्क न, यानी कि जब तक इस उदाहरण में एफ वयस्क न हो जाए तब तक आप कब्जा देने से मना कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। अब ये ना कहे कि 50 वर्ष का जब अजन्मा जन्म लेगा और 50 वर्ष का होगा तब हम कब्जा देंगे, ये गलत है। ये धारा 14 के विपरीत है। यानी कि कुल मिलाकर अब यहाँ आपका शाश्वतता कैसे हुई ये देखना है। देखिए, हम शाश्वतता का नियम नहीं बता रहे हैं, हम जो बता रहे हैं धारा 14 में वह शाश्वतता का विरोधी नियम, यानी कि धारा 14 एक माने दूरस्थ हितों के सृजन पर रोक लगाती हैं कि सबको आप सीमित हित नहीं दे सकते। एक जगह कम से कम आपको क्या होना पड़ेगा, यानी कि लगातार सबको आप जीवन काल तक केवल हित नहीं दे सकते या 2-4 साल के लिए। एक जगह आपको अस्थिर होना ही होगा, और वह कहाँ होया जाएगा? अजन्मे पर। अब आपका इसको जो उदाहरण किताबों में दिया है, अभी हम बैरक शुरू करेंगे, वह आपका जो रामायण का उदाहरण मिलता है, आपका रावण का और सीता का और लक्ष्मण रेखा का, उस पर एक उदाहरण बनाया है। आपका ये देखा जाए, आपका कह सकते हैं कि एक लक्ष्मण रेखा खींची जाए। देखिए, मान लीजिए ये लक्ष्मण रेखा है और इसके अंदर सीता है और इसके बाहर कौन है? रावण। तो इसी पर समझिए। तो कानून ये कहता है कि जो ये रावण है वह समाज है, यानी कि समाज क्या है? तो समाज क्या चाहता है? देखिए, देखिए थोड़ा, समाज ये चाहता है कि हमें संपत्ति मिले, यानी कि प्रत्येक संपत्ति अंतरणीय हो और स्वामित्व उसका क्या होता रहे, एक से कहाँ जाता रहे? दूसरे के पास। हमेशा ये समाज अर्थात रावण सीता पर नजर जमाए हुए हैं, यानी कि आपका हरण करने के लिए। लेकिन सीता है कि लक्ष्मण रेखा के अंदर क्या है? बैठी है। अर्थात इसका मतलब, हाँ, जो ये सीता है आपका बता दिया जाए ये स्वामी है, और ये समाज है, ये अन्य लोग हैं, और ये लक्ष्मण रेखा है, यानी कि ये आपका हितों का सृजन कहिए। तो उदाहरण से समझिए, यानी कि ये उदाहरण दिया गया है कि अगर संपत्ति का स्वामी उस लक्ष्मण रेखा के अंदर आपका कार्य करे तो उसकी पूरी आज़ादी है, चाहे अपनी संपत्ति को नष्ट करे, बेचे, सब कुछ करे, उपयोग करे। लेकिन जैसे ही जो कानून ने लक्ष्मण रेखा खींची है, अगर उससे वह बाहर जाता है तो समाज ये चाहता है कि जब आप माने लक्ष्मण रेखा के बाहर गए अर्थात कानून का उल्लंघन करेंगे, तो हमारा भी हक है कि आप एक जगह संपत्ति न रखिए, ये संपत्ति अन्य व्यक्तियों को भी क्या होनी चाहिए? मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि धारा 14 में जो नियम दिया गया है उस नियम के अंदर स्वामी को पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन धारा 14 के बाहर जाकर जैसे ही बाहर जाएगा तो समाज आ जाएगा, और समाज ये कहता है कि ये संपत्ति मने अंतरणीय होनी चाहिए, यानी कि दूसरे लोगों को भी क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। तो सीता बना दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्वामी है। तो लक्ष्मण रेखा क्या है? लक्ष्मण रेखा ये है कि आप बी को दीजिए, सी को, डी को, ई को, कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये सब क्या होना चाहिए? जीवित कि मरे हुए? जीवित।
लेकिन जो अजन्मा है आपका, वह लक्ष्मण रेखा है कि जो अजन्मा है उसको आप कैसा हित देंगे? पूर्ण। अगर अजन्मे को आप सीमित हित देते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, न ही धारा 13 में और न ही 14। बस धारा 14 ये कहती है कि अजन्मा तो जन्मतः हित पाएगा ही। बस आप क्या लेना रोक सकते हैं? कब्जा। और कब तक रोक सकते हैं? जब तक वह क्या न हो जाए? मेजर। तो मेजर कब होगा, इस पर हम अभी बैरक तोड़ते हैं तो भारतीय कानून बताते हैं। लेकिन अब आपका याद रखिए, समाज ये चाहता है कि हमें संपत्ति मिले, स्वामी ये चाहता है कि हम लगातार अपने पास संपत्ति स्वामित्व बनाए रखें। तो स्वामी लक्ष्मण रेखा के अंदर कार्य करे, कोई समाज को आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे ही वह लक्ष्मण रेखा को क्या करेगा पार, तो किसकी नजर पड़ जाएगी? समाज। तो देखिए आगे भाई आपका ये धारा 14 का बैरक देखा जाए और बैरक को तोड़ते हुए आपका कुछ नियम कायदे बताया जाए। देखिए धारा 14 भाई, शाश्वतता के विरुद्ध नियम। कोई भी संपत्ति अंतरण ऐसा हित सृष्टि करने के लिए प्रवृत्त नहीं हो सकता जो ऐसे अंतरक को तारीख को जीवित एक या अधिक व्यक्तियों के जीवन काल के लिए और किसी व्यक्ति की जो उस कालावधि के अवसान के समय अस्तित्व में हो, यदि वह पूर्ण वय प्राप्त करे तो वह सृष्टि हित मिलना हो, अप्राप्त वैधता के पश्चात प्रभावी होना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप कब तक हित रोक सकते हैं? केवल देखिए आपका जो बेयर की भाषा है मैं बता दूं, वह बिल्कुल निगेटिव है, यानी कि कब हित नहीं मिलेगा ये बताया गया है। और जो हम उदाहरण बताएंगे वह पॉजिटिव वे में बताएंगे। फिर हम बता दें, धारा 13 की भाषा भी नकारात्मक थी, धारा 14 की भाषा भी क्या है? नकारात्मक। उसको सकारात्मक रूप में हम देखते हैं। सकारात्मक रूप में ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी संपत्ति में हित का सृजन करता है तो तमाम जीवित एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को कर सकता है और सबको सीमित हित दे सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ये लक्ष्मण रेखा है आपका। जैसे कि बी को कितना दिन के लिए प्रयोग के लिए दे दे? 5 साल। सी को कितना दिन के लिए? 5 साल। और डी को कितना दिन के लिए? 5 साल। लेकिन इसके बाद वह जो अजन्मे को देगा, ई बना लिया जाए, जब वह अजन्मे को देगा तो उसको केवल जीवन हित या सीमित हित नहीं दे सकता। अगर वह सीमित हित देता है, इसका मतलब हुआ कि वह लक्ष्मण रेखा का क्या कर दिया? वायलेशन। और वायलेशन जैसे ही करेगा तो लक्ष्मण रेखा के बाहर जो समाज है ये रावण का काम करेगा। तो फिर एक बार देखिए, अब ये समस्या आई कि ठीक है आपका 5 साल भी उपयोग किया, ठीक है भाई, इसके बाद कौन उपयोग करेगा? सी। इसके बाद कौन करेगा? डी। लेकिन डी के मरने के पहले, यानी कि ये जो 5 साल उपयोग कर रहा है उसके पूर्व किसको जन्म ले लेना चाहिए? ई को। और धारा 20 भी कवर रखिए, अजन्मा कब हित पाएगा? जन्मतः। लेकिन आपका धारा 14 ये कहती है कि उसे कब्जा से वंचित किया जा सकता है। लेकिन कब तक आप कब्जे से वंचित कर सकते हैं? अप्राप्त वैधता काल तक ही, यानी कि जैसे ही वह वयस्क होगा उसे कब्जा क्या करना पड़ेगा? उस संपत्ति का देना पड़ेगा। अब आपका कब कोई व्यक्ति वयस्क माना जाएगा, इस बारे में थोड़ा देखिए। भारत में आपका 2 कानून है वयस्कता पर। एक भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975 और एक है आपका गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, यानी कि संरक्षकता अधिनियम
1890। आपका 1975 वाले कानून में ये है कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है, वह बुलुग या वयस्क या मेजर या प्राप्त वय माना जाएगा। और अगर न्यायालय ने गार्जियन नियुक्त किया है तो 1890 के कानून के अनुसार एज 21 वर्ष है। लेकिन 2013 में 1890 के कानून में संशोधन करके और यहाँ भी अब वयस्कता की एज 18 वर्ष कर दी गई है। यानी कि कुल मिलाकर चाहे न्यायालय ने गार्जियन किसी बच्चे का नियुक्त किया हो न किया हो, वर्तमान समय में कब कोई शिशु वयस्क माना जाएगा तो अब नियम समान हो गया। कितने साल का हो गया बचवा तो माना जाएगा। हाँ, यानी कि बबुआ कितने साल का हो गया। अब अन्यथा ना लीजिएगा ये नहीं कि राजनीति में चले जाइए। बुआ कितने साल की हो गई तो वयस्क मानी जाएगी। पप्पू कितने साल का, गप्पू कितने साल का, तो अब अन्यथा ना लीजिए इसे। अदरवाइज 18 साल, तो अब तो आ गया ना कि दोनों में अब कानून सेम हो गया है। तो वर्तमान में 18 साल, यानी कि 18 साल तक आप कह सकते हैं कि रोक सकते हैं कब्जा। तो अब आइए, ये आपका 14 बताया गया, यानी कि धारा 14 में जो सिद्धांत था शाश्वतता का नियम नहीं, शाश्वतता का क्या विरोध। अब आपका धारा 15 हमें देखना है। हाँ बताइए। नहीं, तब तो जैसे ही जन्म लेगा उसमें तो स्वामित्व निहित ही हो गया। हाँ। न- हाँ मिलेगा, वो तो भोगेगा ही आपका कब्जा। अब यह है कि भाई स्वामित्व तो अजन्मे को मिल गया, अब भोगे, क्योंकि अवयस्क जब तक अजन्मा है 18 साल से तक तो दूसरे लोग भोग ही सकते हैं। बीच वाले लोग को 18 साल तो मिल ही रहा है भोगने के लिए, उसके बाद तो कब्जा पाएगा। लेकिन अजन्मा हमेशा याद रखिए, जैसे ही जन्म लेगा वह स्वामी हो जाएगा। भले कब्जा ना पाए, भले उसका प्रयोग ना करे, प्रयोग बीच वाले करते रहे, लेकिन स्वामित्व में कोई रोक नहीं। ये सेक्शन 20 बताता है। और कैसा हित पाएगा तो भाई समाश्रित नहीं बल्कि निहित। आगे और बताया जाएगा, अभी थोड़ा बहुत देखिए भाई आपका। अब धारा 15 देखिए, 15 आपका 13 और 14 पर ही आधारित है। इसको भी थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। धारा 15 में केस भी पूछा जाता है, लीक वर्सेज रॉबिन्सन का। धारा 15 में जो केस है वह लीक वर्सेज रॉबिन्सन का केस है। देखिए आपका धारा 15 पहले देखा जाए और लीक बनाम रॉबिन्सन का केस देखा जाए, और तब आपका और नियम। अब छोटी छोटी कुछ धाराएं आएंगी। देखिए, उस वर्ग को अंतरण जिसमें के कुछ व्यक्ति धारा 13 और 14 के अंदर आते हैं। फिर एक बार उदाहरण समझिए। अर्थात पहला क्वेश्चन आपका ये बना कि धारा 15 किसकी पूरक धारा है, तो आपका जवाब रहेगा 13 की कि 14 की कि दोनों की। दोनों मार कर आइए। फिर एक बार देखिए, पहला क्वेश्चन धारा 15 आपका किस धारा का अपवाद है, तो आपका 13 का कि 14 का कि दोनों का। मैंने नहीं, पूरक धारा भाई, अपवाद नहीं। किसकी पूरक धारा है? दोनों। पहले लीक वर्सेस रॉबिन्सन का केस देखिए, और तब धारा 15 बेयर एक्ट हम बताते हैं, और तब आपका कुछ नियम बताते हैं। देखिए भाई आपका एक उदाहरण बनाया जाए। पहले ए ने बी को 5 साल के लिए उपभोग के लिए दिया, सी को 2 साल के लिए दिया और डी को 3 साल। इसके बाद जो अजन्मा होगा उसे तो हर हाल में क्या देना पड़ेगा? पूर्ण हक देना पड़ेगा। अब ये समस्या है कि मान लीजिए कि आपका ए ने बी को 5 साल के लिए, सी को 2 साल और आपका डी को 3 साल के लिए यूज करने के लिए दिया।
ए जब बी को दिया संपत्ति, पहले बी यूज करेगा 5 साल, उसके बाद कौन, सी, उसके बाद कौन, डी। अब मान लीजिए कि बी अभी यूज ही नहीं किया, जिस दिन दिया गया उसी दिन क्या हो गया, मर। अब लीक वर्सेज रॉबिन्सन के केस में ये नियम आया कि जो पूर्विक हित है, अगर एक व्यक्ति का पूर्विक हित विफल हो जाता है तो सभी पूर्विक हित विफल हो जाएंगे। यानी कि लीक बनाम रॉबिन्सन में ये नियम आया कि अगर एक व्यक्ति का हित क्या हो जाता है, असफल, तो इन सभी का हित क्या हो जाएगा, असफल। आप लोग बताइए, ये नियम साम्य के अनुकूल है कि साम्य के विपरीत है, विपरीत है, अनुकूल नहीं है, विपरीत है। अतः जब भारत में धारा 15 के तहत व्यवस्था की जाने लगी तो कानून ये बनाया गया, यानी कि लीक बनाम रॉबिन्सन में दिए गए निर्णय के विपरीत नियम भारत में रखा गया। फिर एक बार, नियम को फॉलो नहीं किया गया, फिर हम एक बार बता रहे हैं। लीक वर्सेस रॉबिन्सन के केस में दिए प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत बात भारत में रखी गई और ये कहा गया कि अगर एक के बारे में हित विफल हो जाता है तो आपका जो अन्य लोग बचते हैं उनके बारे में विफल नहीं होगा। अब 5 साल ये गायब हो जाएगा, अब कौन भोगेगा 2 साल, सी, और 3 साल कौन, लेकिन डी के ये 3 साल भोगने के पहले किसको जन्म ले लेना है, ई को। अगर नहीं जन्म लेता तो संपत्ति किसके पास बैक हो जाएगी, ए के। यानी कि अब बेयर एक्ट की भाषा देखिए। अब तक आपका देखिए, हमेशा याद रखिए, लीक बनाम रॉबिन्सन का केस इस पर है, लेकिन लीक बनाम रॉबिन्सन के केस के विपरीत नियम धारा 15 में। यानी कि जो हम सिद्धांत बताते हैं, हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये लीक बनाम रॉबिन्सन में आया, लेकिन भारत में इसके विपरीत नियम है कि हम डूब गए लेकिन तुम बच गए। तो कौन सी धारा में है, चलिए ठीक है भाई। यानी कि हम दिल्ली चले गए लेकिन तुम दिल्ली क्या करोगे, नहीं जा पाओगे, ट्रेन को हम जला देंगे, ट्रेन का वैकुंभ क्या करेंगे, बीच में खोल देंगे, कानपुर में ही ट्रेन रोक देंगे। जैसे कि इस समय लड़के क्या कर रहे हैं, ट्रेन और देख ही रहे हैं भाई, सतर्क रहिए थोड़ा, इस समय लाजोज में रह रहे हैं तो सतर्क रहिए, बहुत छापा पड़ रहा है। सलोरी बगाड़े वाले ज्यादा रहे इस समय, छापे ज्यादा पड़ रहे हैं, वीडियो भी लोग भेज रहे हैं खूब। देखिए अब धारा 15 का बैरक देखिए, नियम तो बता ही दिया गया, इसको और भी कोरिलेट कर सकते हैं। अभी पहले बैरक हो जाते, एक दो जगह से और हम कोरिलेट करते हैं। आपका गिफ्ट में कोरिलेट किया जाता है, दान में, इसको हम दान में कोरिलेट करेंगे, पहले धारा 15 हो जाए। देखिए बैरक भाई, आपका यदि संपत्ति अंतरण से उस संपत्ति में किसी हित का सृजन ऐसे व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए किया जाता है जिसमें से कुछ के संबंध में ऐसा हित धारा 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी कारण विफल हो जाता है, चाहे वह पागल हो गया, चाहे दिवालिया हो गया, या बीच में क्या हो गया, मर गया, किसी कारण विफल हो गया, तो ऐसा हित केवल उन्हीं व्यक्तियों के संबंध में, न कि संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है। तो जो पूर्विक हित का सृजन किया गया है, क्या सभी व्यक्तियों के पक्ष में जो हित है वह निष्फल होगा कि जो अक्षम हो गया या मर गया। तो वहीं तो बताया गया कि बी को 5 साल के लिए दिया गया, सी को और डी को। बी 5 साल भुगत रहा है। अब दूसरा उदाहरण इस पर, तब तक सी भी मर गया और कौन मर गया, डी। तो किसके बारे में सृजित हित निष्फल होगा, बी के बारे में कि केवल सी और डी, हाँ, और बी के बारे में क्या होगा, बस, और बी। लेकिन अब यहाँ सतर्क रहना है, बी 5 साल के लिए इस संपत्ति का उपभोग कर रहा है,
तो इस 5 साल के अंदर किसको जन्म ले लेना है। देखो अब सी डी नहीं देखा जाएगा। मान लीजिए सी डी दिवालिया हो गया या मर गया, डी भी दिवालिया हो गया, तब एक ही तो बचा, कौन सा, बी। तो ये याद रखिए। इसी को हम आपका इस सिद्धांत को फिर एक बार कोरिलेट लास्ट में किया जाए थोड़ा। इस सिद्धांत को आप हिबा या दान या गिफ्ट से जोड़ सकते हैं, और जो आपका गिफ्ट से जोड़ेंगे वह सेक्शन 125 भाई आप यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं बेरेक पर। जब भी धारा 15 पढ़िए, इसको एक धारा और पढ़ लीजिएगा, सेम नियम है। वह आपका धारा कौन है, टीपीए की 125। तो देखिए 125 देखा जब भाई, मान लीजिए ए ने दान दिया और बी को दिया, सी को और डी को, और तीनों को संयुक्त रूप से दिया, और बी कह सकते हैं दिवालिया है, या बी दान देते समय मर गया। तो भाई एक तो मर गया, बचे कितने, सी और डी। तो बताइए क्या होगा, साम्य के अनुसार क्या होना चाहिए। अगर संयुक्त दान दिया गया है, उसमें से कुछ व्यक्तियों के पक्ष में दान विफल हो गया, तो क्या सभी व्यक्तियों के पक्ष में दिया गया दान विफल होगा, कि केवल जो अक्षम हो गया है उसके पक्ष में। जो अक्षम हो गया तो किसके पक्ष में दिया गया दान शून्य होगा, बी। और किसके बारे में वैध होगा, तो ये टीपीए की को आप लोग खुद बता रहे हैं नियम बताने के बाद, टीपीए की कौन सी धारा। चलिए अब धारा 16 देखिए भाई आपका 16 देखिए, अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना। ये देखिए, यानी कि आपका इसमें जो आपका सिद्धांत है कि मर्यादा पर आधारित मर्यादा भी शून्य होती हैं, यानी कि जो लिमिटेशन पर डिपेंड करता है वह वाइड होता है, शून्य होता है। अब देखिए आपका पहले उदाहरण, तब डायरेक्ट समझाया जाए, छोटी ही धारा है, बहुत बड़ी नहीं है। देखिए उदाहरण भाई, मान लीजिए ए ने बी को कहा कि 5 साल तुम यूज करो, सीमित हित दिया पूर्विक हित। सी को कहा कि 3 साल प्रयोग करो। इसके बाद ये कहा कि जो ये अजन्मा डी होगा, ये जैसे ही जन्म लेगा यह कैसा हित पाएगा, नहीं। अब बताइए, अब समस्या देखिए कहाँ आएगी। अगर पश्चातवर्ती हित विफल हो जाए, यानी कि अजन्मा जन्म ही न ले, तो आप लोग बताइए, अगर अजन्मा जन्म न ले तो क्या होगा। ये बी 5 साल तक यूज करेगा संपत्ति का, सी कितना, और 3 साल बाद संपत्ति किसको वापस आ जाएगी। तो पश्चातवर्ती हित की निष्फलता का प्रभाव पूर्ववर्ती हित पर पड़ा कि नहीं पड़ा। फिर एक बार हम बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। पश्चातवर्ती हित मतलब कौन हो गया, डी, और पूर्ववर्ती हित मतलब यहाँ बी सी। तो अगर पश्चातवर्ती हित निष्फल हो जाता है तो क्या उसका प्रभाव पूर्ववर्ती हित पर पड़ेगा, नहीं। क्योंकि भले अजन्मा जन्म न ले, लेकिन बी और सी 5 साल और 3 साल संपत्ति का क्या करेंगे, प्रयोग। अगर नहीं जन्म लेता है तो संपत्ति किसके पास आ जाएगी, एक। ये पहला नियम। लेकिन इसके विपरीत नियम देखिए, अगर पूर्विक हित ही विफल हो जाए तब क्या होगा। तो मर्यादा पर आधारित मर्यादा भी शून्य होती है, यानी कि आपका अगर पूर्विक हित विफल हो जाए, निष्फल हो जाए, तो पश्चातवर्ती हित अपने आप निष्फल हो जाएगा। यानी कि अगर आपका पूर्विक हित विफल तो पश्चातवर्ती हित भी क्या होगा, विफल। अब आइए, मान लीजिए ए ने बी को 5 साल के लिए प्रयोग के लिए संपत्ति, सी को कितने साल के लिए, 3 साल, और बी भी दिवालिया है, सी भी दिवालिया है। तो दिवालिया व्यक्ति संपत्ति को होल्ड करने में
अक्षम होता है तो बी तथा सी के पक्ष में जो अंतरण पूर्विक हित दिया गया है वह पूरी तरह क्या हो गया, विफल। तो जब पूर्विक हित विफल हो गया ये, तो क्या ये जो हित अजन्मे को दिया गया है ये सफल होगा कि विफल होगा, विफल। क्योंकि मर्यादा पर आधारित मर्यादा भी क्या होती है, सुन। फिर एक बार भाई नियम बना लीजिए, अगर पूर्विक हित असफल हो जाता है तो पश्चातवर्ती हित अपने आप ही क्या हो जाएगा, असफल। लेकिन अगर पश्चातवर्ती हित असफल हो जाता है तो उसका कोई प्रभाव पूर्विक हित पर नहीं पड़ेगा। भाई न समझ में आया तो फिर बताया जाए। यही बात आपका किस धारा में हम बताएंगे, 16। देखिए फिर एक बार बैक होइए 15। 15 ये कहती थी कि बी और सी को हित दिया गया और इसमें से एक के बारे में हित विफल, तो जो दूसरा बचेगा उसके बारे में हित सफल होगा वह यूज करेगा। धारा 16 कहती है कि सभी के बारे में विफल, तो जब सी और बी और सी के बारे में हित विफल हो गया तो ऐसी दशा में अब डी को प्रॉपर्टी मिलेगी कि नहीं, नहीं मिलेगी। अब डायरेक्टिव भाषा देखा जाए। देखिए भाई आपका अंतरण का किसी पूर्विक हित की निष्फलता पर प्रभावी होना, जहाँ की व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी वर्ग के फायदे के लिए सृजित हित धाराओं 13 और 14 में अंतर्विष्ट नियमों में से किसी के कारण ऐसे व्यक्ति या संपूर्ण वर्ग के संबंध में निष्फल हो जाता है, वहाँ उसी संव्यवहार में सृष्ट और ऐसे पूर्विक हित की निष्फलता के पश्चात या पर प्रभावी होने के लिए आश्रित कोई हित भी क्या हो जाएगा, निष्फल। यानी कि आपका पहला गया तो बाद वाला भी क्या होगा, जाएगा ही, लेकिन बाद वाला गया तो पहला। आप इसको एक और उदाहरण से देख सकते हैं। हाँ, नहीं विपरीत कैसे होगा भाई, जब पहला आपका पूर्विक ही सिद्धांत विफल हो गया तो बाद वाला से क्या मतलब। इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, दूसरा उदाहरण लिया जाए समझाने के लिए। जैसे कि ये हुआ कि भाई हम फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि स्वर्ग में जाएंगे, तो एक आदमी उड़ता है स्वर्ग के लिए तो दूसरा उसका पैर पकड़ लेता है, उसका पैर पकड़ लेता है उसका पैर। तो अगर नीचे वाला गिर भी जाए तो ऊपर वाले पर कोई असर उसका पड़ता है कि नहीं, नहीं। इसका मतलब कि अगर ये डी न जन्म ले तो इन पर कोई असर, लेकिन अगर ऊपर वाला ही आपका पहला ही जो है हाथ छोड़ दे या गिर जाए तब तो सभी क्या हो जाएंगे, यानी कि अब डी भी क्या होगा, गिर ही जाएगा। तो वहां से भी उदाहरण समझ सकते हैं। अब आइए आपका सेक्शन 16 हो गया तो सेक्शन 17 देखा जाए भाई। आपका 17 से भी क्वेश्चन प्री में भी बनता है, मेंस में भी। संचयन के लिए निदेश। अब संचयन क्या होता है, यानी कि आपका संचयन के लिए निदेश, यानी कि आपका डायरेक्शन फॉर एकुमुलेशन, डायरेक्शन फॉर एकुमुलेशन, संचयन के लिए निदेश। तो संचयन होता क्या है, संचयन का मतलब हुआ एकत्र करना, इकट्ठा करना। ना है तो लिख लीजिए, संचयन का मतलब क्या हुआ, एकत्र करना, इकट्ठा करना। अब एक दो उदाहरण देखिए। मान लीजिए ए है, पहले उदाहरण से समझिए। ए का ये मकान है और ए ने इस मकान को बी को बेच दिया, लेकिन शर्त लगाई, शर्त ये लगाई कि हे बी, मैं बेच तो मकान रहा हूँ लेकिन इस मकान से जो किराया आएगा वह मैं ही लेता रहूँगा। इसका मतलब ये हुआ कि संपत्ति का अंतरण तो किया गया, लेकिन ये कहा गया कि जो संपत्ति से उत्पन्न लाभ होगा उसका हकदार अंतरक होगा, यानी कि इस उदाहरण में कौन होगा, ए। तो कानून एक समय तक, मैं बता दूं, ऐसे संचयन को आय के एकत्रीकरण को वैध मानता है, इसमें कोई शक नहीं है। अर्थात
ये ऐसी शर्त लगा सकता है, कानून एक समय तक, माने एक समय निर्धारित है, उस समय तक ऐसे संचयन को वैध मानता है और उसके बाद के संचयन को शून्य मानता है। तो कब तक संचयन वैध होगा? तो ये ऐसी शर्त लगा सकता है, वहीं आपका या तो 18 वर्ष तक लगा सकता है या अपने जीवन काल तक, इनमें से जो आपका हो। अभी हम बताएंगे बेरेक, यानी कि कब तक ये शर्त लगा सकता है कि आय जो उत्पन्न होगी मैं ही लूंगा, तो या तो 18 साल तक तो वैध है, या अपने जीवन भर, यानी कि ये कह सकता है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस मकान से जो किराया आएगा मैं पाऊँ। ये सही नियम, गलत नहीं है। या ये कह सकता है कि मैं 10 वर्षों तक इस मकान से क्या पाऊंगा? किराया, भले ही मैं ये मकान किसको सेल कर दिया हूँ, भी। वैसे ये शर्त ठीक है और धारा 17 में क्या है? वैध। लेकिन अब ये कहे कि हम जब मर जाएंगे तो हमारे पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्र, यानी कि क्या पाएंगे? किराया पाते रहेंगे। तो क्या खरीदने वाला झुनझुना बजाएगा? जब आप ही सब कुछ पाते रहेंगे तो खरीद कर करेगा क्या? भाई खरीदा है पैसा लगाकर, तो झुनझुना थोड़े बजाएगा। तो आपका इसी को अब तो आ गया ना, संचयन का मतलब तो आया कि संपत्ति का अंतरण किया गया, लेकिन संपत्ति से उत्पन्न जो लाभ है वह लाभ वह व्यक्ति अपने पास बनाए रखता है, या जो संपत्ति से उत्पन्न आय है। ये जो सिद्धांत है, केस पूछा जाता है थैल्यूसन बनाम वुडफोर्ड। थैल्यूसन बनाम वुडफोर्ड का केस है, लिखवाएंगे अभी, आपका पहले हो जाए। देखिए बैरक की भाषा भाई, बताया जाएगा केस फिर से एक बार। देखिए आपका फिर से बताया जाएगा केस, पहले बैरक की भाषा देखिए। देखिए आपका धारा 17 में नियम भी है। नियम के बाद 3 अपवाद हैं, तीनों अपवादों को भी गौर करना है, जे में अपवाद से भी क्वेश्चन बनता है। तो पहले नियम देखिए, पहले खंड में संचयन के लिए निर्देश, पहला खंड देखिए। जहाँ की संपत्ति के किसी अंतरण के निबंधन निर्दिष्ट करते हैं, निबंधन यानी कि शर्तें या प्रावधान, यानी कि संपत्ति का अंतरण किया गया और उस संपत्ति के अंतरण में निबंधन या शर्तें लगाई गई, तो एक शर्त फिर लगाई जाए। देखिए उदाहरण से भी चलता रहा जाए, यानी कि ए ने इस मकान का ट्रांसफर किया किसको? बी को। और जो शर्त है, यानी कि कंडीशन लगा दी, यानी कि निबंधन लगा दिया। क्या निबंधन लगाया? यानी कि किसने निबंधन लगाया है? अंतरण करता। अब देखिए आगे क्या शर्त लगाता है, देखिए। हाँ, कि उस संपत्ति से उद्भूत आय, उद्भूत आय मतलब उत्पन्न इनकम, यानी कि इस मकान से जो इनकम क्या होगा? आएगा। अंतरक के जीवन से, यानी कि अंतरक कौन है? ए, यानी कि यह कब तक पाएगा? जीवन भर तक। यहाँ तक सही है भाई? ये जीवन भर तक क्या करे? ले। अंतरक के जीवन से या अंतरण की तारीख से 18 वर्ष की कालावधि, यानी कि जिस तारीख को ए ने बी को जब मकान बेचा है उस तारीख से कितने वर्ष तक, ये दोनों याद रखिएगा, जीवन भर तक या कितना? 18 साल। भाई रटते रहिए। से अधिक कालावधि तक पूर्णतः या भागतः संचित की जाएगी। अधिक कालावधि, अधिक का मतलब कि जीवन भर से अधिक, और अधिक का मतलब कि यहाँ 18 वर्ष से अधिक। तो जब भी ये अधिक अधिक होगा तो ऐसी शर्त क्या होगी? अधिक वाली। बताइए संचयन का निर्देश कब तक मान्य होगा? या तो जीवन भर या कितना साल?
18 साल कब से जोड़ा जाएगा? अंतरण की तिथि से कि अंतरक के मरने की तिथि से? हाँ। इसके बाद अगर समय लगाया जाता है तो वह समय क्या होगा? शून्य। और अंतरण क्या होगा? बाय। अब देखिए बेरट की भाषा, वहां देखिए आपका जीवन भर या 18 साल से अधिक का समय दिया गया आय की उत्पन्न, तो वह क्या होगा? अधिक वाला। यहाँ तक मान्य है अधिक वाला। देखिए बेरट की भाषा में, वहाँ तस्मिन पश्चात यथा उपबंधित के सिवाय, इसका मतलब ये हुआ तस्मिन पश्चात मतलब इसके बाद, इसके बाद मतलब खंड 2 में यथा उपबंधित के सिवाय, यानी कि अगर ये जीवन भर से अधिक हम वो कहे कि हम लेंगे और 18 वर्ष से अधिक तक हम आय लेंगे, अगर उसका ये मामला खंड 2 में आ जाए तो वैध होगा, यानी कि ये अपवाद माना जाएगा। अगर उसका ये काम या ये शर्त किस में आ जाती है? धारा 17 के किस खंड में? 2 में, तो वह वैध होगी। बताएंगे हम अभी 2, पहले 1 तो निपटे। अब आगे देखिए, वहाँ एक तस्मिन पश्चात माने इसके बाद, यथा उपबंधित के सिवाय, जो प्रावधानित किया है उसको छोड़कर, तो कहाँ प्रावधानित अपवाद है? खंड 2। ऐसा निर्देश वहां तक शून्य होगा जहां तक कि वह कालावधि जिसके दौरान संचय करना निर्दिष्ट है पूर्वोक्त कालावधियों में से दीर्घतम कालावधि से अधिक हो, और ऐसी अंतिम वर्णित कालावधि का अंत होने पर वह संपत्ति और उसकी आय इस प्रकार बयानित की जाएगी मानो वह कालावधि जिसके दौरान में संचय करना निर्दिष्ट था बीत गई है। यानी कि अब इसका एक उदाहरण देखिए। अब ए ने बी को संपत्ति बेचा और कहा कि 20 साल तक इससे जो आय उत्पन्न होगी हम लेंगे, तो बताइए कितने साल तक इसमें वैध होगा? और ये 2 साल का क्या होगा? तो ये कानून ये समझा जाएगा। समझा जाएगा मतलब कई बार बताया गया, क्या इसका मतलब हुआ? हाँ, माना जाएगा। ये माना जाएगा कि जो उससे अधिक कालावधि है वह क्या हो गई? अब समाप्त, उसका कोई मतलब नहीं। यानी कि 2 साल की जो अधिक कालावधि है इसका कोई मतलब होगा कि नहीं? ये कालावधि क्या मानी जाएगी? शून्य। और ये जो 18 साल के बाद आय पाएगा, अब कौन प्राप्त करने का हकदार होगा? बी। यानी कि 18 साल से ऊपर का अगर आप, तो 18 साल तक तो सही है, उससे दीर्घतम कालावधि तो उतना कालावधि का कोई मतलब। और ये माना जाएगा कि कोई ऐसा निर्देश इन्हें नहीं दिया है और पूरी आय कौन पाने का हकदार होगा? बी। लेकिन ये नियम आपका खंड 2 में दिए गए 3 अपवादों के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए द्वारा लगाई गई शर्त खंड 2 के अपवाद में आ जाती हैं तो जीवन भर से अधिक और 18 साल से अधिक का जो नियम है वह वैध माना जाएगा। लेकिन किस खंड में आ जानी चाहिए? खंड 2। तो खंड 2 भाई साम्या भी लिखवानी है तो खंड 2 आपका कल पढ़ाया जाएगा। अपवाद नहीं, पहले नियम जान लिए। नियम में एक दो और थोड़ी बहुत बातें छूटी हैं, उसको कल हम बताएंगे। अभी आपका साम्या लिखवाई जाएगी भाई, यानी आपका इक्विटी 10 मिनट बाद लिखवाई जाएगी। और आपका जिसको लिखना हो भाई अपना बैठा रहे, 10 मिनट बाद लिखवाया जाएगा, न लिख